हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो हम लोग शेरशाह सूरी या कह सकते हैं सूर्यवंश के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, उसकी अगली कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जो शेरशाह सूरी होते हैं, उन्होंने ऐसे कौन से युद्ध और लड़ते हैं जिस युद्ध में उन्होंने अपनी ख्याति या विख्याति या कह सकते हैं अपनी ख्याति प्राप्त की। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने जीव कह सकते अपने शासनकाल में कौन सी नई रणनीति अपनाते हैं, ऐसे तमाम बिंदु के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। जैसे कि आपको कल बताया गया था कि जो हम लोग अगला युद्ध पढ़ेंगे कालिंजर की युद्ध होता है। किसका? कालिंजर का युद्ध होता है। कालिंजर के युद्ध में किन के मध्य होता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ उसका क्या परिणाम होता है, इन सब के बारे में जानते हुए आज की कक्षा हम लोग प्रारंभ करेंगे। प्रारंभ करने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा को रिवीजन कर लेते हैं कि कल की कक्षा में हमने क्या अध्ययन किया था। अगर जो चीज़ हमने अध्ययन किया था अगर वो हम भूल गए होंगे तो एक बार रिवीजन होगा, उससे आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और उसी के साथ जैसे आप जो क्लासेस पिछली कक्षा रहती है जो उसको रिवीजन करने से ना उसके अंदर एक रोचकता आती है। रोचकता वो आपकी जो अगली कक्षा रहती है उसको आपको अच्छे से अध्ययन करने में या कह सकते हैं मन लगा के पढ़ने का एक जुनून पैदा करती है। इसलिए हम लोग पिछली कक्षा को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछली कक्षा में आपको बताया गया था जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके प्रमुख युद्धों में रायसीन का युद्ध कौन था, या रायसीन पर आक्रमण। आक्रमण की बात की जाए तो ये आक्रमण कब हुआ था? आक्रमण हुआ था 1543 ईस्वी में। किन के बीच ये होता है? रायसेन का जो युद्ध होता है किन के बीच होता है? शेरशाह सूरी और राजा पूरनमल के बीच ये युद्ध होता है। युद्ध देखा जाए तो जो रायसेन का किला होता है, शेरशाह सूरी इस रायसेन के किले को कई महीनों तक लगभग घेरे रहते हैं। जब वे इस युद्ध में यह कह सकते हैं इस किले को जीतने में असफल होते हैं, कह सकते हैं नहीं जीते जा रहे थे, तब उन्होंने बल की जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं? उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि अगर राजा पूरनमल और उनके सहयोगी मुझे ये या कह सकते हैं रायसीना जो दुर्ग है वो हमारे अधीन कर देंगे तो वे जो उनके राजा पूरनमल हैं उनके जो सहयोगी हैं उनके साथ कुछ नहीं करेंगे। जब ये बात राजा पूरनमल सुनते हैं, उन्होंने अपने कह सकते हैं जो किला होता है किला से बाहर निकल के आते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं वे जो उनका आवास होता है या जो उनका बाहर का क्षेत्र होता है वहाँ पे निकल के आते हैं। उन्होंने ये स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है वे उनके अधीन कह सकते हैं ये जो किला है उनको देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन प्रातःकाल सुबह जो शेरशाह सूरी होते हैं उन पर आक्रमण करते हैं, कह सकते हैं अचानक आक्रमण कर देते हैं। जो राजा पूरनमल होते हैं और उनके सहयोगी होते हैं उन दोनों को मौत के घाट उतार देते हैं। जब उन्होंने कुरान पे हाथ रख के कसम खाते हैं तो उस समय दो लोग उपस्थित हैं। एक तो जो सरदार होते हैं कुतुब खां होते हैं, दूसरा जो उनके शहजादे होते हैं आदिल खां होते हैं। ये दो लोग उपस्थित हैं। जब इस घटना में देखा जाए तो जो ये घटना होती है जब पूरनमल की हत्या कर देते हैं या उनके सहयोगी की हत्या कर देते हैं तो जो सरदार होते हैं वे इतना कह सकते हैं अपमानित महसूस करते हैं, कह सकते हैं इतना आत्मग्लानि महसूस करते हैं। जो कुतुब खां होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार जो और बताया गया था जो राजा पूरनमल होते हैं उनकी एक छोटी पुत्री होती है, उनको बाजार में नाचने के लिए छोड़ देते हैं। जो इतिहास में जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके इतिहासकारों ने उनके यह काला धब्बा नाम से अंकित किया है कि इतिहासकारों ने शेरशाह सूरी के जीवन का यह काला धब्बा ये कहा था। ये युद्ध होता है। उसके बाद दूसरा युद्ध की बात की जाए कौन था? मारवाड़ का युद्ध। कौन था? मारवाड़ का युद्ध। ये कब हुआ था? मारवाड़ का युद्ध 1544 ईस्वी में हुआ था। किन के बीच होता है? शेरशाह सूरी के बीच होता है और मालदेव के कितना मालदेव के बीच मालवदेव के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध की बात की जाए तो इसमें जो मारवाड़ होता है, मारवाड़ क्षेत्र की राजधानी क्या होती है? जोधपुर होती है। और वहाँ के जो जयंत और कुप्पा नामक दो साहसी योद्धा होते हैं इस युद्ध का नेतृत्व करते हैं। और देखा जाए तो इस युद्ध में जो राजपूत होते हैं, राजपूतों से शेरशाह सूरी इतना प्रभावित होते हैं, प्रभावित होने के पश्चात कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को खो चुका होता। इस युद्ध में जब मारवाड़ का युद्ध होता है तो शेरशाह सूरी ये कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने संपूर्ण हिंदुस्तान खो चुका होता। उसी के बाद उन्होंने अब हम बात करेंगे आज की कक्षा प्रारंभ होगी कालिंजर का युद्ध। कौन सा? कालिंजर का युद्ध। ही आपको इसके जो अभी बताया गया ये आपकी पिछली कक्षा थी या कल की कक्षा थी, इसमें आपको ये बताया गया था। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कालिंजर का युद्ध। कौन होता है? कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध कौन सा युद्ध होता है? कालिंजर का युद्ध होता है। कालिंजर का युद्ध कब होता है इसकी बात की जाती है, ये होता है 1545 ईस्वी में। 1545 ईस्वी में ये होता है। कालिंजर का युद्ध जो होता है 1545 ईस्वी में होता है। किन के बीच होता है? राजा कीरत सिंह होते हैं। कौन होते हैं? राजा कीरत सिंह, राजा कीरत सिंह और होते हैं
हुम शेरशाह सूरी। कौन होते हैं? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। इस युद्ध का परिणाम वही होता है, जो शेरशाह सूरी होते हैं वो विजय तो हो जाते हैं, लेकिन इस युद्ध में ये कह सकते हैं, इस युद्ध का जो परिणाम होता है, विजय होने के पश्चात इनकी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में विजय होने के पश्चात भी इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या होता है यहाँ पे लिखिए? विजय हो, राजा कीरत सिंह जो होते हैं पराजित होते हैं, पराजित होते हैं, और जो विजयी होते हैं शेरशाह सूरी होते हैं। अब इस युद्ध के बारे में जो कह सकते हैं कालिंजर का युद्ध होता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसी कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं इस युद्ध में। बात की जाए तो ये युद्ध जो कालिंजर का किला होता है, कालिंजर पे किला पे कई महीनों तक, कई दिनों तक या कई महीनों तक जो शेरशाह सूरी होते हैं उनकी सेना उनको चारों तरफ घेरे रहती है, लेकिन इसमें कुछ भी इसका भी परिणाम ना देखते हुए जो अंत में देखा जाए तो जो कालिंजर का किला होता है, शेरशाह सूरी ने इस कालिंजर के किले पे तोप या कह सकते हैं जो उस समय अग्नेयास्त्र होते थे, बड़े बड़े गोलों को उस पर फेंकने के लिए आदेश देते हैं। क्या होता है? जब शेरशाह सूरी ने उन गोलों को फेंकने के लिए आदेश देते हैं, और अंत में देखा जाए तो जो एक गोला होता है, क्या होता है, जब दीवार से टकरा के सीधा जहाँ पे शेरशाह सूरी को स्थित होते हैं, खड़े होते हैं, एक वहाँ पे एक गोला गिर जाता है जिससे शेरशाह सूरी काफ़ी घायल हो जाते हैं। क्या होता है? घायल हो जाते हैं। घायल होने के पश्चात जब शेरशाह सूरी उस युद्ध को जीत जाते हैं, जो कालिंजर का युद्ध होता है, कालिंजर का युद्ध जीतने के पश्चात जब उनको ये सूचना मिलती है कि हाँ हम लोग कालिंजर के किले पे फतेह कर लिए हैं या विजय प्राप्त कर लिए हैं, ये जब ये बात सुनते हैं उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब तक युद्ध चलता रहता था या जब तक युद्ध चल रहा था तब तक जो शेरशाह सूरी थे वे घायल अवस्था में थे, लेकिन उन्होंने प्राण अपना त्यागा नहीं था। जैसे ही ये सूचना मिलती है कि हाँ हम लोग इस युद्ध को जीत गए हैं, ये इसका जो परिणाम है हमारे पक्ष में आया है, तब उसके बाद उनकी मृत्यु, ये कह सकते हैं उनके जान चली जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। बिंदु लिखिए, अगला बिंदु लिखिए इसमें। अब जो हम लोग कहानी के रूप में याद किए हैं बताया गया वो लिखिए उस बिंदु को। 22 मई, क्या होता है? 22 मई 1545 को। क्या होता है? 22 मई 1545 ईस्वी को गोले बारूद से, क्या होता है? गोले बारूद से किले की दीवार तोड़ने का आदेश देते हैं। तोड़ने का आदेश कौन देता है? जब 22 मई 1545 काफ़ी महीनों तक घेरने के पश्चात जब उनको विजय प्राप्त नहीं हो रहा था, तो अंत में उन्होंने निर्णय लेते हैं कि जो अग्न्यास्त्र होते हैं उनसे उन किले की दीवारों पे गोला बारूद फेंका जाए, या तो दीवार, जो किले की दीवार होगी वे टूटती जाएगी। टूट जाने के पश्चात वे अंदर एंट्री करेंगे, उसके बाद जो वहाँ के जो सैनिक होंगे या उनसे के आक्रमण करने के पश्चात उन्हें पराजित करके फिर उस किले पर फतेह करेंगे। लेकिन देखा जाए तो जो अग्न्यास्त्र होते हैं उतना मजबूत या कह सकते उतना भारी भरकम गोले नहीं फेंक पाए थे जिससे कि किले की दीवारें टूट जाएं। इसी वजह से एक जो होता है अग्न्यास्त्र का जो गोला होता है वो लौट के जहाँ शेरशाह सूरी उपस्थित होते हैं वहाँ पे गिरता है। वहाँ पे भी देखा जाए तो जो शेरशाह सूरी होते हैं एक अग्न्यास्त्र का उपयोग कर रहे थे या कह सकें संचालन कर रहे थे। संचालन करने के बाद जो अग्न्यास्त्र का गोला बारूद होता है वहाँ उसमें आके गिरने के पश्चात वो फट जाता है। जो अग्न्यास्त्र का गोला होता है यहाँ पे फट जाता है। इसके बाद शेरशाह सूरी पूरी तरह घायल हो जाते हैं। क्या तो आदेश देते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक गोला किले की दीवार से, क्या होता है, एक गोले की किले की दीवार से टकराकर शेरशाह सूरी के पास आ गिरा और विस्फोट हो गया। क्या होता है? विस्फोट हो गया जिससे शेरशाह सूरी, क्या होता है, जिससे शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल हो जाते हैं। किस युद्ध की बात हो रही है? कालिंजर के युद्ध में जब देखा जाता है अग्न्यास्त्र से गोले फेंके जा रहे थे, उस जो गोला होता है एक दीवार से टकरा के, जहाँ पे शेरशाह सूरी जिस अग्न्यास्त्र का संचालन कर रहे थे उसके पास बारूद रखे था, बारूद के ढेर में वह गोला गिरता है। उसके बाद वो ब्लास्ट करता है या कह सकते हैं विस्फोट करता है। विस्फोट करने के बाद जो शेरशाह सूरी होते हैं बुरी तरह से घायल होते हैं। ये आपको बताया गया था। फिर अगला बिंदु लिखिए।
आखिर जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके जो ये कालिंजर के युद्ध पे या कह सकते हैं कालिंजर के किले को जीतने के लिए जो अग्न्यास्त्र यूज किए जा रहे थे या उपयोग किए जा रहे थे वो अग्न्यास्त्र कौन कौन से थे। यहाँ पे लिखिए अग्न्यास्त्र की बात, अग्न्यास्त्र कौन कौन से अग्न्यास्त्र थे, उनके कौन से नाम थे। अग्न्यास्त्र की बात की जाए तो वो थे, पहला अग्न्यास्त्र का नाम था उक्का, क्या था उक्का। दूसरे का था नाम था अर्राद, अर्रादा क्या था दूसरे का नाम, पहले का नाम उक्का था, दूसरे का नाम अर्रादा था। और जो आखिरी था कह सकते हैं जिसमें इस युद्ध में या कालिंजर के किले को जीतने के लिए 3 अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया गया था, कौन सा था, उक्का था, अर्दाना था और मंजिल का था, क्या मंजिल का, मंजिल का। ये 3 अग्न्यास्त्र का उपयोग किया जा रहा था, कौन से, उक्का था, अर्दा था और मंजिल का था। ये 3 अग्न्यास्त्र का इस युद्ध में कह सकते हैं इस किले को जीतने में प्रयोग किया जा रहा था। और बात की जाए तो जो उस समय जो इन बात के अभी आपको बताया गया था, जो एक उस समय जब कह सकते हैं किले की दीवार तोड़ी जा रही थी तो एक अग्न्यास्त्र जो होता है शेरशाह सूरी उसका संचालन कर रहे थे, उसको हुआ था उक्का था, क्या होता है उक्का, जो से शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी इसका संचालन कर रहे थे, इसका संचालन कर रहे थे। किसका, जो उक्का नामक अग्न्यास्त्र होता है उसका संचालन कौन कर रहे थे, उसका संचालन कर रहे थे शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी कर रहे थे, शेरशाह सूरी कर रहे थे। उसके बाद जब यहाँ पे जो विस्फोट होता है कह सकते हैं किले से, यहाँ पे लिखिए संचालन कर रहे थे, उसी दौरान किले की दीवार से किले की दीवार से एक गोला इनके पास आकर विस्फोट हो जाता है, क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। हुक्का नामक अग्न्यास्त्र के पास वो आता है, विस्फोट होता है, उसके बाद जो शेरशाह सूरी होते हैं बुरी तरह घायल हो जाते हैं। और अगला बिंदु लिखें, जब इस युद्ध का निर्णायक परिणाम आता है, उसके पश्चात शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। क्या होता है, उसके बाद जो शेरशाह सूरी होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके पहले जब तक ये युद्ध चल रहा था या उस किले पर जब तक फतेह नहीं कर लेते हैं तब तक जो शेरशाह सूरी होते हैं वे जिंदा रहते हैं, बुरी तरह घायल भले रहते हैं लेकिन उनके सांसें चलती रहती थी। जैसे ही उनको सूचना मिलती है कि उन्होंने कालिंदर का किला जो होता है उस पर फतेह कर लें या उसको जीत लिए हैं, उसके पश्चात उनके प्राण पखेरु हो गए या कह सकते हैं उनके जान निकल गई या कह सकते हैं उनकी मृत्यु हो गई। किस युद्ध में, अगर आपसे पूछा जाए जो होता है शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में होता है या कह सकते हैं किस किले के जीते में, किले का तो नहीं देकर लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो शेरशाह सूरी होते हैं उनकी मृत्यु किस युद्ध में होता है या कह सकते हैं कब होती है, तो वो सही उत्तर होता है कालिंजर का जब युद्ध होता है उस युद्ध में कह सकते हैं उस किले को जीतने के पश्चात या जीत रहे थे तब उस युद्ध में उनको बुरी तरह घायल होते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जब कालिंजर का युद्ध लड़ रहे थे, शेरशाह सूरी जब कालिंजर का युद्ध लड़ रहे थे उन्होंने उस समय कौन से अग्न्यास्त्र का संचालन कर रहे थे, तो इसका सही उत्तर होता है कौन सा, उक्का नामक अग्न्यास्त्र का वे संचालन कर रहे थे, कौन सा, उक्का नामक अग्न्यास्त्र का, ये याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं अभी इसके बाद अगला बिंदु लिखिए, जो शेरशाह सूरी होते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा जो राजस्व के जो नई नई उनकी रणनीतियाँ होती हैं उन्होंने अपने शासनकाल में अपने प्रजा के हित में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लाती हैं जिससे जो उनकी प्रजा होती है उनके कह सकते हैं योजनाओं से प्रसन्न होती है या खुश होती है, वो कौन कौन सी रणनीतियाँ होती हैं। उन्होंने अपने लगान लगाते हैं, कौन कौन से लगान लगाते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, उनसे क्या फ़ायदा होता है, क्या राजस्व में बढ़ोतरी होती है या नहीं होती है, इससे तमाम बिंदु के साथ अगला बिंदु लिखिए, उनके राजस्व व्यवस्था क्या होता है, अगला बिंदु राजस्व व्यवस्था क्या होता है, अगले लेंगे राजस्व व्यवस्था, क्या था राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। आखिर इनके शासनकाल में राजस्व व्यवस्था कैसे थी, उसके बाद बात करेंगे राजस्व व्यवस्था में कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी। जैसे राजस्व व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं।
राजस्व व्यवस्था की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जैसे किसी भी राज्य को संचालन करने के लिए, सैनिकों के वेतन देने के लिए और अपने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए ऐसे तमाम तरीके की योजनाओं के लिए जिससे प्रजा के हित में कार्य किए जा सके। इसी वजह से जो राजा होता है अपने प्रजा से लगान के रूप में कुछ मात्रा में, जो अंश में या कह सकते हैं धन लेता है, प्रजा से अपने धन लेता है। वर्तमान समय में बात की जाए, जैसे पहले लगान लिया जाता था उसी तरीके से जो वर्तमान समय की सरकार होती है, कह सकते हैं अपने राज्य को संचालन या अपने देश को संचालन करने के लिए टैक्स दिया जाता है। वो टैक्स जो होता है, आप जैसे टैक्स देते हैं, टैक्स से आपकी सुविधाएं दी जाती है सड़क पे चलने के लिए, जो टोल टैक्स होता है उसके लिए। फिर उसके बाद जो प्रशासनिक विभाग के अधिकारी होते हैं या राजस्व अधिकारी होते हैं, राज्य के अधिकारी होते हैं, ऐसे तमाम लोगों के लिए जो वेतन होता है आपके टैक्स से ही दिया जाता है। जब आप वेतन या टैक्स देते हैं तो वो उस टैक्स से उनको सैलरी दी जाती है, जिससे वे आपको सेफ्टी या सुरक्षा मुहैया कराया जाता है। अब बात की जाए तो जो इससे पहले जो शेरशाह सूरी थे, इनके शासनकाल से पहले भी जो प्रथा थी या कह सकते हैं जो लगान व्यवस्था थी, खराज जो होता था, क्या होता था, खराज जो होता था, ये भी एक लगान की पद्धति होती है, कह सकते हैं। इससे जो खराज होता था, लगान होता था। इसमें आपको बताया गया कुल उपज का, कह सकते हैं खराज जो होता है एक लगान होता था। क्या होता था, लगान। आपको बताया गया था लगान। इसमें क्या होता है, कुल उपज का कितना, कुल उपज का 1/3 भाग। क्या होता है, कुल उपज का अपने इसमें 1/3 भाग लगान के रूप में देते हैं। इस लगान को आप चाहे नगद दे सकते हैं। क्या होता है, लगान में आप नगद, इसको आप नगद या अनाज के रूप में दे सकते थे। क्या होता है, अनाज के रूप में भी, अनाज के रूप में वसूला जाता था। अब जो खराज होता था, खराज पहले भी जैसे जो शेरशाह सूरी होते हैं उनके शासनकाल से पहले भी ये लगान के रूप में लिया जाता था। इसमें आपके कुल उत्पादकता जो थी, जैसे होती, मान लीजिए आपके यहाँ 90 किलो कोई फसल का उत्पादन हुआ, उस 90 किलो का 1/3 भाग करेंगे तो लगभग 30 किलो, जो लगभग 30 किलो आएगा, वो आपको कर के रूप में या खराज के रूप में देना होता था। या चाहे आप उस 30 किलो का जो दाम होगा वो दीजिए, ये तो चाहे आप 30 किलो अनाज दीजिए। इसमें दोनों अपनी सुविधाएं होती थी, आप नगद दीजिए या अनाज के रूप में उसको दे दीजिए। उन्होंने अपने शासनकाल में 3 तरीके के नए कर की व्यवस्था करते हैं। जो शेरशाह सूरी होते हैं अपने शासनकाल में 3 तरीके के नए कर की व्यवस्था करते हैं। वो 3 तरीके कौन से नए कर होते हैं, देख लेते हैं। लगान होते हैं। अगर ये लगान की बात की जाए, ये 3 तरीके के कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं 3 तरीके के इनके शासनकाल में कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है खेत बटाई होता है। क्या होता है, खेत बटाई। जैसे खेत है उसी में जो फसल का उत्पादन हुआ है उसी में सीधा ऐसे आपको बता दीजिए, हाँ इतना खेत है, आपको इतना लगान देना होता है। पहले क्या होता है, खेत बटाई। खेत बटाई क्या होता है, खेत बटाई का मतलब क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे आपका एक एरिया हो गया है, आपका जो खेत है उसमें आपको सीधा वैसे बता दीजिए कि हाँ आपको इतना केजी या इतना किलो आप लगान के रूप में फसल या कह सकते लगान के रूप में अनाज देंगे। आप सीधा कह सकते हैं बिना काटे। जो खेत बटाई होता है सिर्फ बिना काटे, बिना काटे फसल का, बिना काटे फसल का, बिना काटे फसल को बांटना, फसल को बांटना। क्या होता है, जैसे आपका जो खेत है उसमें जो अनाज लगा हुआ है, कह सकते हैं अनाज की जो अनाज लगा होगा उसमें देखेंगे जो आपके पास राजस्व अधिकारी होते हैं, राजस्व अधिकारी बताएंगे हाँ इसमें इतना आपका टैक्स होगा बिना काटे फसल का। वो आपका होता है खेत बटाई। इन्होंने एक नई ये लाते हैं। और उसके बाद दूसरा उनको जो होता है वो होता है लंक बटाई। क्या होता है, लंक बटाई। दूसरी लंक बटाई, ये याद रखिएगा क्या होता है लंक बटाई। लंक बटाई में क्या होता है, बात कीजिए तो जो लंक होता है क्या होता है, जैसे इसमें क्या होता है, जो फसल होती है फसल को काट लिया जाता है, काट लेने के पश्चात उसके बाद एक गट्ठर बनाया जाता है, गट्ठर बना दिया जाता है। तब उसमें जो राजस्व अधिकारी होते हैं, कह सकते हैं राजस्व जो कर्मचारी होते हैं, वे लगान बताते हैं कि हाँ इसमें इतना लगान की प्राप्ति होनी चाहिए। क्या होता है, इसमें होता है फसल को काट कर, क्या होता है फसल को काट कर, फसल को काट कर गट्ठर बनाकर, गट्ठर बनाकर। जैसे देखा जाए तो वर्तमान समय में अभी जो गेहूं की फसल होती है, गेहूं जब यह काटा जाता है या धान जो काटा जाता है उसके बाद इसको बांधा जाता है या गट्ठर बनाया जाता है। उस गट्ठर में वैसे गट्ठर बना दिया जाता है। तो उसके बाद जो राजस्व अधिकारी थे वे डिसाइड करते थे हाँ इसमें
20 किलो, 30 किलो या 50 किलो जो भी होता था, जिस हिसाब से गट्ठर होते थे या जिस हिसाब से जितने गट्ठर होते थे उस हिसाब से उसका राजस्व निर्धारित किया जाता था। क्या होता है, फसल को काट कर गट्ठर बनाकर इसका निर्धारण किया जाता था। और अगला जो होता था, या कह सकते हैं जो आखिरी जो होता है वो होता है रास बटाई। क्या होता है, ये होता है रास बटाई। रास बटाई। अब रास बटाई में क्या होता था, इसके बारे में जान लेते हैं। रास बटाई में होता था कि जैसे क्या होता है, रास बटाई में होता था जैसे जो फसल होता है, फसल का एकदम अच्छी तरह से उसको मड़ाई कर दिया जाता था, तब उसके बाद उसका जितना उत्पादकता होता था उस हिसाब से उसका लगान वसूल किया जाता था। क्या होता है, इसमें मड़ाई के पश्चात क्या होता था, मड़ाई के पश्चात, मड़ाई के पश्चात इसमें मड़ाई की जो रास बटाई होती थी, इसमें मड़ाई के पश्चात आपका जो भी कह सकते हैं फसल का उत्पादन होता है, जितना भी केजी उत्पादन होगा, उसके बाद आपको जो राजस्व अधिकारी होंगे वो निर्धारण करेंगे, हाँ इससे इतना कर के रूप में लिया जाएगा। पहले क्या होता है, जैसे आप कह सकते हैं जैसे आप फसल का या अपना कोई भी फसल का उत्पादन करें, उसको बो दिए हैं या कह सकते उग गई है, या कह सकते हैं फसल तैयार हो गई है। फसल तैयार होने से पहले उसे आपने फसल को काटा नहीं है, बिना काटे उसका निर्धारण होगा। उसके बाद दूसरा जो होता है उनका लंक बटाई होता है। लंक बटाई में क्या होता है, फसल को काटा जाता है, काटने के पश्चात एक गट्ठर बनाया जाता है, गट्ठर बनाने के हिसाब से उसका निर्धारण किया जाता है। जो आखिरी पद्धति होती है, आप फसल को काटेंगे, उसके बाद उसको गट्ठर बनाएंगे, गट्ठर बनाने के पश्चात जब उसकी मड़ाई करेंगे, या कह सकते हैं एकदम आखिरी स्तर पर रहेगा, जो आप अपने फसल को या कह सकते हैं अपने अनाज को अपने घर पे ले जाएंगे, उस दौरान जो भी आपका अनाज का उत्पादन होगा उसको फिर उसके बाद निर्धारण किया जाएगा। हाँ, इसी का कहते हैं रास बटाई पद्धति कहा जाता है। ये किसके शासनकाल में आते हैं, शेरशाह सूरी के। इसको याद रखिएगा, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ये पद्धतियाँ तीनों होती हैं इनके शासनकाल में। और इसी के साथ इनके शासनकाल में अन्य कर भी लगते हैं किसानों के ऊपर। देखिए यहाँ वाली है, किसानों के ऊपर अन्य कर। किसानों के ऊपर अन्य कर कौन कौन से होते हैं, अगर बात की जाए इसका क्या होता है, अगला कर जो होता है जरीबान। क्या होता है, अगला जो होता है हमारा जरीबान। अगला कर होता है जरीबान। जरीबान ये किसानों के ऊपर लगाया जाता है। ये क्या होता है, जैसे जो राजस्व अधिकारी आते हैं, राजस्व अधिकारी आपके भूमि का या कह सकते हैं अपने फसल का जो निरीक्षण करेंगे, निरीक्षण करने के पश्चात जो आप उसमें राजस्व देंगे उसका लगभग 2.5% इनको देना पड़ता है। क्या होता है, क्या होता है, सर्वेक्षण शुल्क। सर्वेक्षण शुल्क। सर्वेक्षण शुल्क। सर्वेक्षण शुल्क जो होता है भू राजस्व कर। भू राजस्व कर 2.5%। 2.5%, ये याद रखिएगा 2.5%। जो जरीबान होता है, जरीबान क्या होता है, भू राजस्व का 2.5% आपको एक लगान के रूप में दिया जाएगा। और दूसरा जो होता है इसी में, अगर दूसरे की बात कीजिए जो अन्य किसानों पर लगाया जाता है, वो होता है ना, जो क्या होता है, महासिलाना। महासिलाना। महासिलाना में क्या होता है, बात कीजिए तो महासिलाना जो होता है, कर जो होता है, तो राजस्व अधिकारी आते हैं, राजस्व अधिकारी जो कर का संग्रह करते हैं, यहाँ लिखिए कर संग्रह का, कर संग्रह का 5% आपको देना होता था। क्या होता है, जो जरीबान होता है, जरीबान में आपके भू राजस्व का 2.5% देना होता है, महासिलाना में आपको होता है 5% देना होता है। ये आपको याद रखिएगा। अब हम लोग कल बात करेंगे जो शेरशाह सूरी होते हैं, इनके शासनकाल में उन्होंने कौन से नए सिक्कों का प्रचलन करते हैं और उनकी कौन कौन सी स्थापत्य कला होती है, क्या उन्होंने अपने शासनकाल में कोई और रणनीति अपनाते हैं या और योजनाएं लाती हैं जिससे प्रजा हित में होती है। ऐसे तमाम बिंदुओं के बारे में हम लोग कल की क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।